अब मैं आपसे कुछ सिम्टम्स की बात करता हूँ कि क्या सिम्टम्स आपको अपीयर हो सकते हैं अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो आपको हल्का सा कफ हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है। आपको ग्रेजुअली इंक्रीज होगा आपका टेम्परेचर में, जिसको हम फीवर बोलते हैं। वो आपको बुखार जैसी फीलिंग आएगी। हो सकता है आपको बुखार जैसी फीलिंग आए, पर एक्चुअल में अगर जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपका टेम्परेचर इतना हायर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बुखार आ रहा है तो दिस कैन बी वन सिम्टम। ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको कोविड पॉजिटिव हो। उसके बाद कुछ पेशेंट्स को डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किसी को डायरिया लगता है तो आप एक बार कंसर्न हो जाइए कि हो सकता है आपको कोविड पॉजिटिव हो। साथ साथ में कुछ पेशेंट्स को अभी जो माइल्ड सिम्टम्स की गिनती में भी हम गिन सकते हैं, जो कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन, यानी कि जो आपके सूंघने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता में कमी हो सकती है। तो आप अपनी बॉडी को एग्जामिन कीजिए, यानी कि आपके सेल्फ एक्सपीरियंस को करिए कि अगर आप कोई चीज़ सूंघते हैं तो उसकी जो खुशबू है या बदबू है आपको प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है, और आप जो खाते हैं उसका टेस्ट प्रॉपर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको इनमें से साथ में अगर आपको सर्दी होती है या नेज़ल कंजेशन होता है, नेज़ल कंजेशन यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका नाक बंद है या म्यूकस सिक्रेशन आपको लगता है कि बढ़ गया है, आपको बिल्कुल गले में आपको खराश लगने, थोड़ी सी इरिटेशन, अजीब सा लगने लगा है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं कि आपको कोविड का जो इन्फेक्शन है वो हो चुका है। तो गाइस, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग तुरंत जाइए और सैंपल दीजिए, क्योंकि सैंपल अगर आप देंगे तो आप एक कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, कि मुझे पॉजिटिव है या नहीं है। क्योंकि ये सारे सिम्टम्स दूसरे डिजीजेस में डेफिनेटली होते हैं, वायरल फीवर में भी होते हैं, इन्फ्लुएंजा में भी ये सारे जो सिम्टम्स हैं अपीयर होते हैं, लेकिन कोविड में भी होते हैं। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, हमारी जो डायरेक्शन होगी थिंकिंग की वो इसी में जाएगी। गाइस, सबसे पहले बिल्कुल सैंपल निसंकोच होकर सैंपल दीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ट्रीटमेंट का बताया है कि इतना अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ केसेस में अगर सैंपलिंग ईजिली नहीं जा पा रहे आप, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत सेल्फ आइसोलेट कर देना चाहिए। सेल्फ आइसोलेट यानी कि आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, आप जिनके साथ रह रहे हैं, उनसे थोड़ा अलग हो जाइए। आपके बर्तन अलग कर दीजिए, आपके जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब कुछ अलग कर दीजिए, और तुरंत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। क्योंकि आपको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इतना सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि आप किसी और को ना फैलाएं। ये आपकी फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके लिए आपको सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तभी वो सही होगा, नहीं। कुछ डॉक्टर्स के अंडर रह के आप सेल्फ आइसोलेशन में रह के भी अपने आप को कोविड नेगेटिव बना सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर सब जने सैंपल देने भी जाएंगे, और सैंपलिंग आपको पता है कि इंडिया में जो टेस्टिंग है वो बहुत कम हो रही है अभी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैंपलिंग 100% हो, भले आपको सिम्टम्स है फिर भी। तो आपको उस दौरान आपको क्या करना है? सेल्फ आइसोलेट करना है अपने आप को। सेल्फ आइसोलेट करके, और जो भी मैंने बताया वो आपको प्रॉपरली करना है, ताकि आपसे किसी और को वायरस का संक्रमण का खतरा ना हो। और डॉक्टर के अंडर रह के जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स करते हैं, जो भी सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, अगर डॉक्टर को लगता है तो HCQ और जो भी प्रिस्क्रिप्शन वो देंगे उसको फॉलो करिए, लेकिन सेल्फ आइसोलेट रह के। क्योंकि हॉस्पिटल में भी एक तरह से कोविड को, इसी तरह से कोविड पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है कि उनको मास पब्लिक से सेल्फ आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और बॉडी को इतना कैपेबल बनाया जा रहा है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना कैपेबल बनाया जा रहा है कि हमारी बॉडी उस वायरस से खुद लड़े और उस वायरस को ख़त्म करे, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप्ड हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग आपके आसपास हैं। अगर आपको कोविड पॉजिटिव आया है तो जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे बड़ी, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप मेंटली जितना फ्री रहेंगे, इतना ही आपकी जो कोविड की जो फाइटिंग है, सेल्फ फाइटिंग है टूवर्ड्स द वायरस, वो आप बहुत अच्छे से रिकवर कर पाएंगे, जल्दी रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि आपको एक तरह से जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है वो नहीं होगा। जो दूसरे लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप
कोविड पेशेंट की फैमिली को और कोविड पेशेंट को बिल्कुल अदरवाइज ट्रीटमेंट ना करें, बिल्कुल अदरवाइज ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि एक पेंडेमिक है, कहीं से भी किसी को हो सकता है। पेंडेमिक यानी कि महामारी पूरी दुनिया में फैली है। सो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आज अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो हो सकता है वो आपको भी कल को वायरस इन्फेक्ट हो सकता है। तो अपनी जिम्मेदारी समझिए और उन कोविड पेशेंट को, कोविड फैमिली को, कोविड पेशेंट की जो फैमिली है उनको मॉरल सपोर्ट कीजिए कि एवरीथिंग विल बी फाइन सून, सब कुछ बहुत जल्द सही हो जाएगा। उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट रहेगा, एक नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी और लोग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल और अवेयर रहेंगे कि हो सकता है ये मुझे भी हो सकता है। जैसा आप किसी को ट्रीटमेंट देंगे वैसा आपको मिलेगा। सो गाइस ये आपकी छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि लोग जो है, क्योंकि जो कोविड पेशेंट की जो फैमिलीज होती है, कोविड पेशेंट जो होता है वो हो सकता है फेडअप हो जाए अपने रूमर्स को सुन के। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए अच्छे से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। अब मैं आपसे बात करूंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक कि अगर कोई कोविड पेशेंट रिकवर होता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और उससे क्या आपको संक्रमण का खतरा है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है उसके बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, यानी कि उस पर्सन के अंदर उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, कुछ समय तक जो वो पेशेंट है, मतलब जो रिकवर्ड पेशेंट है, उसको वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। री इन्फेक्शन का चांसेस बिल्कुल नील है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, एंटीबॉडीज डेवलप कर चुकी है। सो गाइस आप लोगों की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई रिकवर्ड पेशेंट है तो उसको बिल्कुल इस नज़र से ना देखें कि कहीं मुझे वायरस तो नहीं हो जाएगा। आप जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको और ज़्यादा चांसेस है कि वायरस हो सकता है, और जो रिकवर्ड पेशेंट है उसको नील चांसेस है, क्योंकि उसकी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल अदरवाइज ट्रीटमेंट ना दीजिए आफ्टर रिकवरी के, क्योंकि होता है कि अगर मैं रिकवर हो जाऊँगा लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, कैसा मेरा इम्पैक्ट रहेगा, कैसे लोगों की नज़रिया रहेगा टूवर्ड्स मी। आप इसको और क्लियर रखिए और इसको अप्रिशिएट कीजिए कि आपने कोविड-19 से फाइट करके आप विन कर रहे हैं, आप जीते हैं इस फाइटिंग को। ठीक है, तो उसको और मोटिवेशन दीजिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं ताकि वो इस चीज़ से भी मेंटली फ्री रहे। ठीक है, सो गाइस ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझें। और मैं आपको फिर बता दूं, कोरोना वायरस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना वायरस इज जस्ट लाइक वायरल फीवर, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम मैं फिर बताऊंगा, इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि हाईली कंटेजियस है, यानी कि जल्दी से संक्रमित हो सकती है किसी को। अगर मुझे है तो मैं 3 से 4 से 5 लोगों को फैला सकता हूँ, बस इसके साथ ये प्रॉब्लम है। बाकी अगर इसकी अगर आप सीवियरिटी देखें तो बहुत कम है, और अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, और उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तभी वो एसिम्टोमेटिक है, उसकी बॉडी ने फाइट किया है उसके अगेंस्ट। सो गाइस इसको लेके इतना प्रेशर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अवेयर रहिए और रिस्पॉन्सिबल रहिए। लेकिन और साथ ही में हमेशा मास्क लगा के रखिए, अपना सैनिटाइज करते रहिए, और कहीं मार्केट में जाते हैं तो डिस्पोजेबल, अगर ग्लव्स पॉसिबल हो तो डेफिनेटली डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करिए ताकि आप किसी भी कंटामिनेटेड जगह को ना छुएं। क्योंकि क्या होता है, और मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ कि वायरस तब तक आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा जब तक, यानी कि तब तक आपकी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होगा जब तक कि आपकी किसी भी बॉडी पार्ट से वो आपके नाक या आपके मुंह को अगर छूता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरा हाथ है और अगर मैंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर दिया है और जहाँ पे टच किया अगर वहाँ पे वायरस नहीं है तो मेरे टच करने से मेरे अंदर बॉडी के अंदर वायरस नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है उसके ड्रॉपलेट से, अगर वो छींका है खांसा है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, यानी कि छींकने के बाद जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं, अगर वो मुझे टच होते हैं और मेरे हाथ में से अगर मैंने मेरे नाक पर या मेरे मुंह पर छुआ और इसके थ्रू मेरी बॉडी के अंदर चला गया वायरस, तो ही मेरी बॉडी के अंदर वायरस ट्रांसमिट होगा। सो किसी कोविड पेशेंट को सिर्फ टच करने से ये वायरस इन्फेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, सोशल डिस्टेंस के साथ रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन पेशेंट या फिर कौन पर्सन इन्फेक्टेड है वायरस से और किसने कहाँ छींका है, कहाँ अपने ड्रॉपलेट्स को उसने छोड़ा है।
तो गाइस इसीलिए मैं कहता हूँ कि डिस्पोजेबल जो ग्लव्स होते हैं वो यूज़ करिए, मास्क यूज़ करिए और हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए ताकि वायरस जो है वो इनएक्टिव रहे। ओके, वायरस हालांकि बॉडी के बाहर इनएक्टिव ही रहता है, लेकिन जब आप अल्कोहल बेस्ड और इनको यूज़ करते हैं तो वायरस की जो सेल वॉल होती है, जो वायरल का स्ट्रक्चर होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और आपकी बॉडी में जाने का जो भी खतरा होता है वो कम से कम हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी अवेयरनेस की वीडियो इस चीज़ को लाऊं आप उसको देख सकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी इस चीज़ का सिनेरियो है इसकी रियलिटी को आप जान सकें। थैंक यू सो मच।